नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का महत्वपूर्ण विषय शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हमने मैराथन वीडियो है जो कि आपका संपूर्ण कोर्स का रिवीजन कराने वाला है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे वीडियो की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम स्टडी में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको सारे वीडियो की जो सेमेस्टर वीडियो की पीडीएफ है जो है वो भी आपको मिल जाएगी एग्जाम स्टडी टेलीग्राम पर। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारे चैनल पर डीएलएड के अलावा सीटेट यूपीटेट के अलावा शिक्षक भर्ती की भी तैयारी कराई जा रही है। जैसे कि आपको पता है सीटेट यूपीटेट आने के बाद शिक्षक भर्ती भी आने वाली है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देख लेते हैं आपका क्वेश्चन जो आपका है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का। ये क्वेश्चन आपका है परीक्षण एवं मापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। जब हम बात करते हैं भैया परीक्षण एवं मापन के बारे में, जो कि आपको एक सेम दिखता होगा लेकिन इसका अंतर होता है। एक मनोवैज्ञानिक हमारे हुए जिनका नाम है सीवी गुड, उनके अनुसार देख लेते उन्होंने कहा है कि भैया कि परीक्षण एक व्यापक शब्द है। कैसा है? व्यापक शब्द है। ये शिक्षालय द्वारा शिक्षालय पद्धति में मूल्यांकन करने वाली प्रक्रियाओं को क्रम में लागू करने वाली किसी सुसंगठित योजना की ओर संकेत करता है। क्या करता है? ये परीक्षण करता है ना। अब देख लेते हैं आगे दिया इसमें है कि इसमें परीक्षाओं प्रमुख तौर पर वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का चयन, प्रशासन, अंकन तथा व्याख्या सम्मिलित रहती है। यानी कि ऐसे प्रश्नों में क्या भैया बहुविकल्पी प्रश्न भी होते हैं, व्याख्यात्मक प्रश्न भी होते हैं, है ना, चयन प्रशासन भी होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि परीक्षण वह वस्तुनिष्ठ एवं मानवीकृत साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों, योग्यताओं, उपलब्धियों, क्षमताओं, रुचि एवं व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। ये हमारा सीवी गुड के अनुसार हो जाएगा। मेन हमारा पार्ट ये है, यानी कि परीक्षण मापन में अंतर हम देख लेते हैं। यानी कि ये एक क्वेश्चन से हमारे कम से कम 4-5 क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। अगर आप परीक्षण पूछा जाएगा अलग से तो आप बता सकते हैं, मापन भी बता सकते हैं, अंतर भी बता सकते हैं, इनकी विशेषताएं पूछी जाएंगी वो भी बता सकते हैं, मैथ भी बता सकते हैं। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। हम जान लेते हैं, बात करते हैं परीक्षण के बारे में। तो दिया है कि जबकि परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष विषय में ज्ञान किया जाता है। किसके बारे में? किसी व्यक्ति के विशेष बारे में ज्ञान किया जाता है। लेकिन मापन में क्या है? मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। सेकेंड पॉइंट हमारा बन जाता है कि परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है। किसका? परीक्षण का। मापन की बात करते हैं, मापन का प्रयोग व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा इसका पॉइंट हो जाएगा, जबकि परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। किससे? मानसिक और मनोवैज्ञानिक से होता है। लेकिन मापन की बात करते हैं तो इसका संबंध केवल है भौतिक गुणों से होता है। किससे? भौतिक गुणों से होता है। अगला पॉइंट बन जाता है कि परीक्षण का प्रयोग स्वयं उपकरण रूप में किया जाता है। किसमें? उपकरण के रूप में किया जाता है। लेकिन मापन में भौतिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की उपकरण की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट बन जाता है कि परीक्षण में विभिन्न प्रकार के पदों को मानवीकृत करके प्रयोग में लाया जाता है। मापन में वस्तुओं का नियमानुसार संख्यात्मक रूप प्रदान कर परिभाषित किया जाता है। अब हम जान लेते हैं भैया मापन मूल्यांकन में अंतर। ऊपर हमने जाना था परीक्षण मापन में अंतर, लेकिन एक क्वेश्चन और आता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है। मापन मूल्यांकन में अंतर पूछा जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि भैया कि मापन का जो क्षेत्र है ना क्या होता है? संकुचित होता है ना। लेकिन परीक्षण का क्या होता है? व्यापक होता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था। ऐसे ही हमारा मूल्यांकन का भी क्या होता है? व्यापक होता है। और अगला पॉइंट दिया है कि भैया मापन एक सामान्य शब्द है, मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। कैसा? टेक्नोलॉजिकल शब्द है, यानी कि तकनीक है। अगला पॉइंट हमारा बन जाता है कि मापन एक साधन है। क्या है? साधन है। लेकिन मूल्यांकन अपने आप में एक साध्य है। क्या है? डेस्टिनेशन है, ना कि साधन है। क्या? मूल्यांकन। अगला पॉइंट हमारा है मापन किसी भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करता। लेकिन हम बात करते हैं मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन के बाद किसी भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है, यानी कि उसके ज्ञान और उसके पूर्व ज्ञान को समझा जा सकता है। किसके द्वारा? मूल्यांकन के द्वारा। अगला पॉइंट बन जाता है हमारा कि भैया कि मापन का कार्य जो है साक्ष्यों का एकत्रीकरण है। लेकिन मूल्यांकन की अगर बात करेंगे तो मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना हो जाता है। अगला पॉइंट हमारा बन जाएगा मापन में अधिक धन एवं श्रम की आवश्यकता नहीं होती। अगला पॉइंट है मूल्यांकन के लिए अधिक धन एवं श्रम की आवश्यकता
आवश्यकता होती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बन जाता है 7 का, यानी कि आपको 4-5 पॉइंट वहाँ पे लिख देने हैं तो आपको नंबर जो है पूरे के पूरे मिल जाएंगे और आपको आराम से सही तरीके से पॉइंट लिखने हैं। मापन पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है लेकिन मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है। अगला पॉइंट बन जाएगा मापन शिक्षा एक अभिन्न अंग नहीं हो सकता है, मूल्यांकन शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। अगला पॉइंट बन जाएगा मापन किसी भी समय किया जा सकता है लेकिन मूल्यांकन मापन के बाद ही किया जा सकता है। मापन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के आधार पर नहीं की जा सकती, मूल्यांकन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के आधार पर की जा सकती है। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा बन जाता है क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है, जैसे कि देख लेते हैं। जैसा कि कई स्थानों पर व्यक्त किया गया है कि आवश्यकता यानी कि जो नीड हमारी होती है मैथ, तो जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में इंपॉर्टेंस, और बात करेंगे उद्देश्य के बारे में जो हमारे एम्स होते हैं, आदि शब्द भाषाई अंतर से सभी समान और मिलते जुलते हैं। इसी दृष्टि से क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता हमें इसलिए है। चलिए देख लेते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट है कि कम समय में अपनी सभी समस्याओं का सरल और सही समाधान खोज सकें। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रत्येक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में इसका प्रयोग कर सके। अगला पॉइंट हो जाएगा सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान स्वतः ही खोज सकें। और नेक्स्ट हो जाएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता इसलिए है कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला प्रत्येक शिक्षक एवं अधिकारी अपनी समस्याओं का सरल और सही समाधान खोज सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकताएं एवं परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सके। अगला पॉइंट है शिक्षण विधियों में उचित परिवर्तन लाया जा सके। अगला पॉइंट है कम समय में समस्याओं को शीघ्रता एवं सरलता से सुलझाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है कि शिक्षा संबंधित दैनिक समस्याओं का सही हल खोजा जा सके, शिक्षण में व्यवहारिकता लाई जा सके। हमारे इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट हो जाएंगे क्रियात्मक शोध के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि अब हमारे यहाँ पूछे जाएंगे क्रियात्मक शोध का उद्देश्य के बारे में पूछा है, कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा उद्देश्य इसका हो जाएगा व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। किसका? क्रियात्मक शोध का ये उद्देश्य है हमारा। नेक्स्ट है परिवर्तनों के विरोध की शक्ति कम कर देना। इसके बारे में देख लेते हैं। उपयुक्त दोनों उद्देश्यों पर विशद रूप से विचार करने पर ज्ञात होता है कि क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही है। चलिए हम जान लेते हैं, बात करते हैं भैया उपचारात्मक शिक्षण के बारे में, है ना। अभी हमने परीक्षण के बारे में जाना, क्रियात्मक शोध के बारे में जाना, मापन जाना, है ना, मूल्यांकन जाना। हम बात करते हैं उपचारात्मक के बारे में। इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि उपचारात्मक शिक्षण शब्द नया हो सकता है किंतु उसकी प्रक्रिया बहुत पहले से ही चल रही है। कब से चल रही? बहुत पहले से चल रही है, क्योंकि जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ कठिनाइयाँ ना होती हों। पुराने समय में अध्यापक छात्रों को सीखने संबंधी कठिनाइयाँ दूर करते आए हैं और उचित दिशा में उनका मार्गदर्शन करते आए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आज उपचारात्मक शब्द जो है, उपचारात्मक शब्द की चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। जिस प्रकार कोई चिकित्सक लोगों की बीमारियों का उपचार करके उन्हें स्वस्थ करने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार एक अध्यापक जो है ना, विद्यार्थी की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उसके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करता है। यानी कि इसका मेन ये है कि भैया जो अध्यापक है उसके पूर्व ज्ञान को जानेगा, उसकी गलतियों को जानेगा, उनका मूल्यांकन करेगा, उसकी सारी गलतियों को सुधार कर त्रुटियां हटा के उसको एक सही मार्ग पर ले आना, अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करना, यही हमारा क्या है? उपचारात्मक शिक्षण है। यानी कि उसका जो दवाई है, यानी कि उसकी समस्या को जानो फिर उसका उपचार कर दो। चलिए देख लेते हैं इसकी परिभाषा के बारे में देख लेते हैं, जो कि योकम एवं शिफ्सन के अनुसार, ये एक मनोवैज्ञानिक है, पूछा जाएगा भैया योकम एवं शिफ्सन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की परिभाषा दीजिए, तो आपको लिखनी पड़ेगी। तो इनकी क्या हो जाएगी? उपचारात्मक शिक्षण जो है उस विधि को खोजने की चेष्टा करता है जो छात्र अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। किसके अनुसार है? योकम शिफ्सन के अनुसार है। अब हम जान लेते हैं शिफ्सन, जॉन्स एंड ब्लेयर के अनुसार, है ना। इन्होंने कहा है कि भैया कि उपचारात्मक जो शिक्षण है ना, संक्षेप में कहें तो श्रेष्ठ शिक्षण है। कैसा है? श्रेष्ठ शिक्षण है जो छात्र को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराता है और उसे अपनी कमजोरियों के क्षेत्र में अधिक कुशलता की ओर अग्रसर करता है। क्या? उपचारात्मक शिक्षण। अब हम जान लेते हैं उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे। क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो पहला क्षेत्र आपका हो जाएगा वाचन, यानी कि रीडिंग जिसे हम बोलते हैं। दूसरा है लेखन, राइटिंग। और तीसरा हो जाएगा जिसे उच्चारण करने बोलते हैं, जिसे, है ना। और चौथा हमारा हो जाएगा अंक गणित। ये हमारे इसके क्षेत्र हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं उपचारात्मक के बाद हम करेंगे बात निदात्मक परीक्षण का अर्थ क्या हो सकता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं।
निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा शैक्षिक उपादान है जिसके आधार पर गठित वस्तु की सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता एवं कमियां परिलक्षित होती हैं। नैदानिक शिक्षण द्वारा यह पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि पाठ्य वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया है तथा कितना भाग छात्र सीखने में असमर्थ रहा है और क्यों। छात्र की विषयगत इन्हीं कमजोरियों का पता नैदानिक परीक्षणों द्वारा लगाया जा सकता है। ये हमारा निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा। इसके बारे में विशेषताएं हम जान लेते हैं। इसकी अगर हम विशेषताओं की बात कर लेते हैं तो जान लेते हैं ये परीक्षण पाठ्यक्रम का क्या है भैया, अभिन्न अंग है। यानी कि पाठ्यक्रम अगर बनाया जाएगा तो भैया उसका निदानात्मक जो परीक्षण है ये भी एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा ये परीक्षण विशिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप होती हैं। और तीसरा हो जाएगा ये परीक्षण मानकीकृत एवं अमानकीकृत दोनों प्रकार के होते हैं। अगला पॉइंट है ये परीक्षण बालक की योग्यता का मापन नहीं करते बल्कि विषय संबंधी कमजोरी का निदान करके उसके उपचार व्यवस्था करते हैं। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा इन परीक्षाओं के उपयोग के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। ये परीक्षाएं विश्लेषणात्मक होती हैं, है ना। अब हम जान लेते हैं इसके आगे। तथा किसी भी प्रक्रिया के अंशों का पूर्ण विश्लेषण भी करती हैं। ये परीक्षाएं जो है सीखने वाले मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप को बिल्कुल स्पष्ट कर देती हैं। क्या, निदानात्मक परीक्षण, है ना। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इन परीक्षणों से प्राप्त अंकों को कोई महत्व भी नहीं होता है। इनमें देखा जाता है कि छात्र किसी समस्या का हल किस स्तर तक कर सकता है। इन परीक्षणों में क्या भैया, मानक भी नहीं होता है ना। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है लिखित परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य आपको बताने हैं। हम बात करते हैं लिखित परीक्षण के बारे में। तो पहला हमारा है बच्चों को वर्णों की ठीक बनावट लिखना सिखाना, ये हमारा पहला हो जाएगा। सेकेंड है कि सुंदर एवं सुडैल लेख का अभ्यास कराना। और तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान करना। और चौथा पॉइंट है वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बन जाता है विषयानुकूल भाषा शैली का प्रयोग करना सिखाना, अपने अनुभवों को लिखने की योग्यता विकसित करना, अपने विचारों को अनुच्छेदों में लिखकर व्यक्त करना, मौलिक रचना करने योग्य बनाना। और लास्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हो जाएगा दक्षता आधारित मूल्यांकन से क्या आशय है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर आप कैसे कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। दक्षता आधारित मूल्यांकन का अर्थ है कि शिक्षार्थियों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम आकलन जो है ना, विश्लेषण करना जिससे शिक्षार्थियों की दक्षता एवं ग्राह्यता सुनिश्चित की जा सके। जैसे कि हमें पता है कि प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में छात्रों को क्या है भैया 1 से 100 तक की गिनतियों का अभ्यास कराते हैं। उन छात्रों में निम्नांकित दक्षताएं देखी जा सकती हैं। चलिए जान लेते हैं कौन सी दक्षताएं हो सकती हैं। संख्याओं की पहचान करना सेकंड हो जाएगा। संख्याओं की धारणा हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं भैया नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, संख्याओं को लिखने का निश्चित क्रम भी ये हमारी दक्षता के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए इसके बारे में आप देख सकते हैं, ये है ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के पश्चात भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यानी कि आपके लघुत्तरीय प्रश्न भी आएंगे, अति लघुत्तरीय भी प्रश्न आएंगे। तो आपको अति लघुत्तरीय भी पूछा जाएगा तो आप ज़्यादा आंसर नहीं देंगे, क्योंकि आप ज़्यादा कापी भरने से फ़ायदा नहीं है। आपको अच्छा और सटीक आंसर देना है, इसमें आपका काम हो जाएगा। और आपको थोड़ा अच्छे से लिखना है, कोई जल्दी के चक्कर में नहीं पड़ना है ना। समय पर पेपर करना है, ज़्यादा जल्दी भी नहीं करना है और ज़्यादा लेट भी नहीं। मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। युग्म मूल्यांकन के बारे में अगर जानेंगे तो छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सतत मूल्यांकन का आशय क्या हो सकता है। सतत मूल्यांकन से आशय है उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिससे विद्यार्थियों के अनुभवों और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहे। इसे हम कहते हैं सतत मूल्यांकन। यानी कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति चाहे पढ़ रहा हो ना पढ़ रहा हो, लेकिन उसका मूल्यांकन होता रहता है। यानी कि लाइफ भर वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या हो सकता है। व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के सभी पक्षों संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है। बच्चे की अभिवृद्धि का अर्थ है बालक में डील डौल तथा भार में वृद्धि। इसमें मांसपेशियों तथा शरीर की संरचना में होती है, वरन ये आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है।
बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि हो जाती है उसके सीखने, स्मरण और तर्क करने की क्षमता में वृद्धि होती जाती है। तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों में आपका क्या आशय है। जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय दी गई सूचियों 2 या 2 में एक सूची आधार सूची के एकांशों की, दूसरी सूची प्रतिक्रिया सूची जिसमें एक या अधिक सूचियां हो सकती हैं के एकांशों से मिलाना जोड़ा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक सोच के उद्देश्य, है ना, इसके बारे में देख सकते हैं। क्रियात्मक सोच का उद्देश्य जो है शिक्षा जगत के लोगों द्वारा विद्यालय की सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना है। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रियात्मक सोच से आपका क्या आशय है, इसके बारे में देख लेते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं बताइए, है ना। अच्छे प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छे प्रश्नों की प्रमुख विशेषता हो जाएगी कि भैया प्रश्न की शब्दावली जो है ना संक्षिप्त होनी चाहिए, उसकी भाषा जो है पुस्तक की भाषा से अलग होनी चाहिए। वह क्या हो भैया, विचारों उत्तेजक हो, है ना, जिससे बालक क्या विचार कर सके, सोचने में विवश हो जाए। प्रश्न की दुविधा जो है ज़्यादा ना उत्पन्न करे। प्रश्न विद्यार्थियों के मानसिक विकास के अनुरूप हो और उनमें क्रमबद्धता इत्यादि ये सब कुछ अच्छे प्रश्नों की होनी चाहिए। यानी कि अच्छा प्रश्न ये सब चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप अच्छा प्रश्न बोल सकते हैं। कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं, चलिए जान लेते हैं। कक्षा में प्रश्न जो है विद्यार्थियों के विषय में रुचि जागृत करने, विषय के ज्ञान व समझ की परीक्षा लेने, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंध करने और पाठ की पुनरावृत्ति भी करने, नए ज्ञान का अभ्यास भी कराया जाता है उससे, और मानसिक शक्तियों का विकास करने के लिए भी इसका भैया प्रयोग किया जाता है ना, क्या प्रश्नों का। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है परिकल्पना से आपका क्या आशय। परिकल्पना के बारे में जान लेते हैं। क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही क्या है, परिकल्पना है। मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार जान लेते हैं। मूल्यांकन जो हमारा क्या है, मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है, साक्षात्कार भी होता है, निरीक्षण भी होता है, अवलोकन होता है, प्रयोगी होता है, रचनात्मक आंकलित भी होता है क्या, मूल्यांकन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्या हो सकती है ना, बताइए। विद्यार्थी के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी बच्चों के मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, होती है। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मूल्यांकन के प्रमुख उल्लेख कीजिए। प्रमुख पक्षों का उल्लेख करना है, आपको जान लेते हैं। पहला पक्ष हमारा है क्या, संज्ञानात्मक हो जाएगा जिसे हम ज्ञानात्मक बोलेंगे, भावात्मक हो जाएगा, कौशलात्मक हो जाएगा, व्यवहारात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। प्रश्नों के प्रमुख प्रकार क्या हो जाएगा, स्मृति प्रश्न हो जाएगा, विचारोत्तेजक प्रश्न, शिक्षण प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न और बोध प्रश्न जो हमारे हैं प्रश्नों के प्रकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है परीक्षण में वैधता से क्या अभिप्राय है। परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्य कुशलता से है जिससे वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निबंधात्मक जो है ना परीक्षा के प्रकार बताइए। तो इसके प्रकार हो जाएगा, पहला हो जाता आपका क्या, वर्णनात्मक निबंध, दूसरा है विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, और इसका नेक्स्ट हो जाएगा 4 नंबर का पॉइंट साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। अगला क्वेश्चन है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता बताइए। उत्तम परीक्षण की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, अच्छे परीक्षण सप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं। अच्छे परीक्षण मानव व्यवहार को वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करते हैं। अच्छे परीक्षण का प्रशासन जो है ना सरल होता है। अच्छे परीक्षण फलांकन की दृष्टि से सुगम होते हैं। अच्छे परीक्षण विश्वसनीय होते हैं। अच्छे परीक्षण में वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता का गुण जो है पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मापन के प्रकार बताइए। हम बात करते हैं मापन के बारे में तो शाब्दिक या नामित मापन, क्रमिक मापन और अंतरित मापन जो है ना अनुपातिक मापन है, इनके प्रकार हो जाएंगे। क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या होती है, ये भैया होती है क्रियात्मक शोध की अगर बात करते हैं बीटीसी के लिए 1 महीना होती है। कितनी है, 1 महीना होती है। विश्वसनीयता जो है ना किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अच्छा परीक्षण विश्वसनीय होना चाहिए, अर्थात जिस पर विश्वास किया जा सके। विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसी परीक्षा से है जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान निष्कर्ष प्राप्त हो, अर्थात यदि किसी परीक्षण के परिणाम पुनः परीक्षण के पश्चात समान परिस्थिति में एक समान बने रहते हैं तो उस परीक्षा को विश्वसनीय कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है निदात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों को किया जाता है, हम जान लेते हैं। निदान शब्द शिक्षा में चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है जिसका अर्थ है मूल कारण जानना या रोग का निर्णय करना।
जिस प्रकार चिकित्सा किसी रोगों के लक्षणों एवं विभिन्न परीक्षण के आधार पर उसके रोग का निदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी छात्र के पिछड़ेपन, विषय संबंधी कमजोरियां सीखने संबंधी कठिनाइयों एवं दोष का पता निदात्मक परीक्षण द्वारा लगाकर समस्याओं को दूर करता है। इसका हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, कार्टर एवं गुड के अनुसार क्या हो जाएगा कि निदान का अर्थ जो है ना, सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमजोरियों कर्मियों के स्वरूप को निर्धारित करना ही किसका मतलब है भैया, निदात्मक परीक्षण का मतलब हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। अब आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।